वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है रेसिडेंट इविल रेट्रीब्यूशन और ये रेसिडेंट इविल सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ गाइस, एक बात और, आप में से कई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि ऐसे ही कई सारी और सीरीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए अपनी स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने पिछली मूवी के एंड में देखा था कि कई सारे अम्ब्रेला के हेलीकॉप्टर्स उस शिप की तरफ जाते हैं जिन्हें लीड कर रही थी जिल वैलेंटाइन। ये वही जिल वैलेंटाइन थी जिसे हमने सीरीज के दूसरे पार्ट में देखा था। इस वक्त जिल रेड क्वीन के कंट्रोल में थी। असल में रेड क्वीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था और वो जिल को एक डिवाइस से कंट्रोल कर रही थी जो कि उसकी चेस्ट पर लगा था। तभी वो सभी हेलीकॉप्टर्स उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एलिस भी उन पर काउंटर फायर करती है लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होता। रेड क्वीन शिप पर एक मिसाइल लॉन्च करवा देती है जिससे शिप ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन एलिस सही वक्त पर उससे नीचे कूद जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एलिस न्यू व्यूअर्स को अपनी पुरानी कहानी बताती है कि कैसे टी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया लेकिन वो अब तक कैसे बची रही। अगर आप लोगों को उसकी कहानी जाननी है तो मेरी पहली एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस की आंखें खुलती हैं और कार्लोस उसे उठाता है जो कि उसका हस्बैंड था। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम बेकी था, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो मुंह से बोलकर इशारों में बातें किया करती थी। दरअसल ये सब ओरिजिनल लोगों के क्लोन्स थे जिन्हें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अपने एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग के लिए रख रखा था। तभी अचानक से वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसमें से एक कार्लोस को पकड़ लेता है, लेकिन एलिस और बेकी एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ की छत को तोड़कर एलिस अपने ऊपर वाले कमरे में कूद जाती है और बेकी को ले आती है। नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज उन्हें खाने की कोशिश करते थे लेकिन वो बच जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक सीढ़ी से नीचे आते हैं। एलिस ने अपने हाथ में एक बैट ले रखा था जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। फिर वो दोनों वहाँ की एक रूम की विंडो से अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके चारों तरफ यही माहौल था, लोग ज़ॉम्बीज से बचकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी में रेन आ जाती है जो कि इस बार एक रिपोर्टर थी और वो एलिस और बेकी को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और ज़ॉम्बीज से दूर भागने लगते हैं। तभी आगे जाकर एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन वो तीनों ही बच जाते हैं। एलिस बेकी को लेकर वहाँ से भागती है क्योंकि वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे लगे थे। वो दोनों एक घर के अंदर चले जाते हैं और उसका दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे ऊपर जाते हैं। उनसे बचने के लिए एलिस और बेकी एक अलमारी में छुप गए थे। एक ज़ॉम्बी उन्हें बाहर से ढूंढ रहा था। एलिस बेकी को दिलासा देती है और उसे शांत कराती है। वो ज़ॉम्बीज अलमारी के काफी करीब आ गया था। तभी एलिस उसे धक्का दे देती है और अकेले ही भागने लगती है। वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन एलिस उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों में फंसकर अटक जाता है और हिल नहीं पाता। तभी कार्लोस भी वहाँ आ जाता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो एलिस पर हमला कर देता है। फिर हमें असली एलिस दिखाई जाती है जिसके ऊपर सिर्फ 2 कपड़े डाल रखे थे और वो इस वक्त अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सेल में बंद थी जहाँ कोई दरवाजा नहीं था। तभी ऊपर एक ग्लास से हमें जिल दिखाई देती है जो इस वक्त रेड क्वीन के कंट्रोल में थी। वो एलिस से पूछती है कि आखिर उसने अम्ब्रेला को धोखा क्यों दिया। एलिस उसका जवाब नहीं देती और जिल को क्रिस और क्लेयर के बारे में पूछती है, इसीलिए रेड क्वीन उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनाती है जिससे एलिस को काफी तकलीफ होती है। वो हर थोड़ी देर बाद वही सवाल पूछती है और एलिस को कई बार टॉर्चर करती है। फिर हम देखते हैं कि किसी ने रेड क्वीन के कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करी है और सिस्टम को रिबूट होने में 2 मिनट लगेंगे। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एलिस के कपड़े वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वार्डरोब से बाहर आते हैं और साथ ही वहाँ का हिडन डोर भी खुल जाता है। एलिस इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। रेड क्वीन के बंद होने से सभी सोल्जर्स और जिल भी बंद हो गए थे और उसे रिबूट होते ही वो वापस जाग जाते हैं। वो देखती है कि एलिस वहाँ पर नहीं है और तुरंत उसे पकड़ने का ऑर्डर देती है। तभी एलिस के पास कई सारे लेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे बचने के लिए एलिस भागकर एक दरवाजे के पार चली जाती है। वो देखती है कि वो किसी शहर में आ गई है, लेकिन वहाँ उसे अपने अलावा और कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो अपनी सुरक्षा के लिए एक पुलिस
वाले की गाड़ी में से एक गन निकाल लेती है और साथ ही एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी उठा लेती है। तभी हमें रेड क्वीन की आवाज सुनाई देती है जो कि टोक्यो का माहौल शुरू करने को कह रही थी। तभी अचानक से वहाँ बरसात शुरू हो जाती है और लोग चलना शुरू करते हैं। असल में वो सभी क्लोन्स थे। तभी एलिस से एक लड़की टकरा जाती है जो अजीब व्यवहार कर रही थी। असल में वो एक ज़ॉम्बी थी और वो वहाँ पर चल रहे एक आदमी को काट लेती है। तभी एलिस एक दूसरे दरवाजे को देखती है और उनसे बचकर उसी दरवाजे की तरफ भागती है। सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे जाते हैं। एलिस अपनी फाइटिंग स्किल्स और गन का यूज करके उन सभी को एक एक करके मार देती है, लेकिन तभी और भी कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। एलिस अकेले ही उन सभी से नहीं निपट सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से अंदर एक दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उसके अंदर आते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक एक करके उस रूम की सारी लाइट्स जलना शुरू होती हैं। दरअसल ये अम्ब्रेला की उस यूनिट का कंट्रोल हब था। एलिस देखती है कि वहाँ के सभी सोल्जर्स को पहले ही किसी ने मार दिया है। इसका मतलब ये था कि उसके अलावा और भी कोई यहाँ था। तभी उसे वहाँ रखी एक पैनल में से कई सारी AR मॉडर्न गन्स दिखाई देती हैं। फिर एलिस उसमें से कुछ गन्स उठा लेती है, लेकिन तभी एक लड़की पीछे से आकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन एलिस चालाकी से वहाँ से हटकर उसी के गर्दन पर चाकू रख देती है। एलिस उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। उसका नाम एडा वोंग था और वो वेस्कर के लिए काम किया करती थी, लेकिन एडा एलिस को बताती है कि उसने अम्ब्रेला और वेस्कर दोनों को ही काम करना छोड़ दिया है और अब वो उनके लिए काम नहीं करती। तभी वहाँ एक स्क्रीन पर वेस्कर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेस्कर अब भी जिंदा था। इसका मतलब ये था कि एडा ने झूठ बोला था और वो अब भी वेस्कर के लिए काम करती है। वेस्कर को देखकर एलिस भड़क जाती है और उस स्क्रीन को तोड़ देती है, लेकिन वो दूसरी स्क्रीन पर आ जाता है और एलिस से कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिल एक स्क्रीन पर एडा को देख रही थी कि कैसे उसने सभी कंट्रोल रूम के सोल्जर्स को मार डाला। एडा और वेस्कर एलिस को बताते हैं कि उन्होंने ही मेन फ्रेम को बंद करके उसे वहाँ से बाहर निकाला था और अब वो ही उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। लेकिन एलिस कहीं भी जाने से मना कर देती है जब तक वो उसे ये ना बताए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वेस्कर एलिस को बताता है कि वो अम्ब्रेला की एक प्राइम फैसिलिटी में है और यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते थे और जो अभी उसने देखा वो टोक्यो शहर के हिस्से की एक छोटी सी नकल थी जहाँ उन्होंने टी वायरस का एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट को खुले में नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह बनाई और ऐसे ही टेस्टिंग दिखाकर अम्ब्रेला ने वायरस अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान को बेचा, जिससे उनकी खूब सारी कमाई हुई। तभी एलिस वहाँ से निकलने के लिए वहाँ लगे एक बड़े से कांच को गोली मारकर तोड़ने ही वाली होती है कि तभी एडा उसे ऐसा करने से रोक देती है और बताती है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब रशिया ने इस जगह को अपनी सबमरीन्स रखने के लिए बनाया था और उसके बाद इसे अम्ब्रेला ने अपने प्रयोग में ले लिया। इस समुद्र के ऊपरी सतह पूरी जमी हुई है, यानी ऊपर बर्फ से बनी चादर है, इसलिए यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। वेस्कर बताता है कि उसने उसे यहाँ से निकालने के लिए एक टीम भेजी है जो कुछ ही देर में ऊपर से तुम्हारी तरफ आएगी और तुम्हें भी उसकी तरफ बढ़ना होगा। फिर वो टीम वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें से एक लूथर भी था। फिर वो वहाँ पहुंचकर सिस्टम को ओवरराइड करते हैं और साथ ही अंदर जाने से पहले वहाँ पर एक बॉम्ब फिट कर देते हैं। उस पर 2 घंटे का टाइमर सेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरवाजा जमीन में से खुलता है और एक लिफ्ट उनके लिए ऊपर आती है। दूसरी तरफ एडा एलिस को बताती है कि लूथर अभी जिंदा है और वो उन्हीं के साथ है। उस टीम में 5 लोग थे और वो सब लिफ्ट से नीचे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ वेस्कर एलिस को अपना बनाया हुआ प्लान बताता है कि वो कैसे उसे यहाँ से बाहर निकालेगा और रेस्क्यू टीम उसे कहाँ मिलेगी। तभी वेस्कर का संपर्क उनसे टूट जाता है और उसकी जगह रेड क्वीन आ जाती है। वो उन दोनों को सरेंडर करने को कहती है वरना वो उन्हें मार देगी, लेकिन एलिस मना कर देती है और आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ रेड क्वीन को रेस्क्यू टीम का पता चल जाता है और उन्हें मारने के लिए वो कुछ सोल्जर्स को लिफ्ट के नीचे तैनात कर देती है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो उसमें कोई नहीं था। तभी एक डिवाइस से ऑटोमेटिक गोलियां चलती हैं और वो सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। असल में वो सभी लोग बचने के लिए नीचे लेट गए थे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और बीच में मिलने वाले सभी सोल्जर्स को मारते जाते हैं। दूसरी तरफ एडा और एलिस न्यूयॉर्क के वातावरण में पहुंच जाती हैं। तभी रेड क्वीन वहां के
के टेस्ट को एक्टिवेट कर देती हैं। एलिस को खतरा महसूस होता है। तभी हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो पिछले पार्ट में था, लेकिन अब की बार वो दो थे। एलिस और एडा उनसे लड़ने को तैयार होते हैं। वो उन पर कई सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं। फिर एलिस उन दोनों को अपने पीछे बुलाती है और उनसे बचते बचाते एक गाड़ी का पेट्रोल टैंक ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम मॉस्को के वातावरण में पहुंच जाते हैं। इसीलिए रेड क्वीन वहां के टेस्ट को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो सभी मारे जाएं। ये देखकर वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी कई सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी पर गन्स भी थी। वो सभी उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर कवर लेते हैं। दूसरी तरफ एडा और एलिस रैकून सिटी के वातावरण में पहुंच जाती हैं। ये वही जगह थी जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। प्लान के मुताबिक रेस्क्यू टीम को उन्हें यहीं मिलना था, लेकिन वो अपने समय से लेट हो चुके थे। तभी एलिस को महसूस होता है कि उनके पास वाले घर में कोई है, इसीलिए वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। ये वही घर था जिसमें एलिस और बेकी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छुपने गए थे। अंदर जाकर एलिस अपने डेड क्लोन को देखती है। तब एडा उसे बताती है कि उसकी तरह अम्ब्रेला में कई सारे और क्लोन हैं, जिनकी यादों में फेरबदल करके वो उनसे अपना काम करवाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है और एलिस ऊपर जाती है। एलिस जैसे ही ऊपर की अलमीरा को खोलती है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मार देती है। तभी बेकी वहां आ जाती है और एलिस को गले लगा लेती है। एलिस समझ जाती है कि ये उसके क्लोन की बेटी है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज उन पर कई गोलियां चला रहे थे और साथ ही एक आरपीजी, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनसे बचते रहते हैं। एलिस बेकी के घर पर अपनी तस्वीर देखती है। एडा उसे बताती है कि ये सब नकली है और इनमें से कोई सच्ची नहीं है। तभी बेकी एक बैग टांग कर आ जाती है और वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर चलकर वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे सोल्जर्स थे, जिनमें से एक जिल और रेन भी थी। जिल उसे सरेंडर करने को कहती है। एलिस अपने हाथ ऊपर करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन पीछे से एडा उन पर फायरिंग कर देती है और उनके कुछ सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो तीनों घर के अंदर छुप जाते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। कुछ सोल्जर्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देते हैं। एडा एलिस को वहाँ से जाने को कहती है और उन्हें एक चश्मा भी देती है, ये कहकर कि ये उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगा, जब तक वो उन सभी को यहीं रोके रखेगी। फिर वो वहाँ से बेकी को लेकर निकल जाती है। तभी रेन एडा पर आरपीजी चलाती है, लेकिन एडा सही वक्त पर नीचे छुप जाती है। एलिस को लगता है कि वो मारी गई, साथ ही वो घायल भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम अब भी सोल्जर्स से निपट रही थी। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी उनके एक साथी को मार देता है। एलिस और बेकी आगे बढ़ रही थी कि तभी उन्हें रेन का क्लोन मिल जाता है। असल में ये वो रेन थी जो मूवी की शुरुआत में मिली थी, यानी कि एक रिपोर्टर। फिर वो भी उनके साथ आगे बढ़ती है। एलिस उसे एक गन भी देती है और बेकी को रेन के पास छोड़कर निकल जाती है ताकि वो अकेली रेस्क्यू टीम तक पहुंच सके और थोड़ी देर में वापस आने को कहती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रही थी। वो आगे जा ही रहे थे कि तभी उनमें से एक को एक मॉन्स्टर खा जाता है। ये वही मॉन्स्टर था जो हमें सीरीज के पहली मूवी में दिखाया गया था, लेकिन अब की बार वो काफी ज्यादा म्यूटेट कर चुका था। फिर वो तीनों उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन मानो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एलिस एक रॉयल्स रॉयस लेकर वहां आ जाती है और उस मॉन्स्टर को टक्कर मार देती है। फिर वो उन तीनों को अंदर बिठाती है और वहां से निकलती है। उनमें से एक उसे एडा के बारे में पूछता है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि वो मर चुकी है। वो मॉन्स्टर अब भी उनका लगातार पीछा कर रहा था और साथ ही वो ज़ॉम्बी सोल्जर्स भी, जो अब भी बाइक और कार में थे। वो लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनसे बच रहे थे। तभी एलिस अपनी गाड़ी को सबवे में घुसा देती है और आगे बढ़ती रहती है। वो मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे था। गाड़ी चलने के कारण वहाँ के पोल्स टूट जाते हैं और सबवे का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिसमें वो मॉन्स्टर अंदर ही दब जाता है। लेकिन एलिस और बाकी लोग सही सलामत बच जाते हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं।
आगे उन्हें बेकी और रेन मिल जाते हैं। अब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए एलिस एडा के दिए हुए चश्मे को पहनती है और आगे जाने का रास्ता देखती है। अब उन्हें उस सुरंग से होकर आगे जाना था। वो सभी आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें सीढ़ियां मिलती हैं, जिन पर ऊपर चढ़कर वो सबमरीन्स तक पहुंच जाते हैं और आगे जाकर वो लिफ्ट तक भी पहुंच जाते हैं। तभी रेड क्वीन लिफ्ट की पावर को काट देती है, जिससे लिफ्ट ऊपर नहीं जा पाती। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं ताकि उसे ठीक कर सकें, लेकिन बेकी और रेन ऊपर ही रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जो बेकी को अपने साथ ले जाता है और रेन को मार देता है। असल में वो लिफ्ट के ऊपर के एक कंपार्टमेंट से वहाँ आया था। एलिस बेकी के पीछे जाती है, लेकिन वो सोल्जर्स उसे जाने से मना करता है, लेकिन एलिस नहीं मानती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी जिल और बाकी सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एलिस अकेली ही बेकी को लेने जाती है। ऊपर जाकर उसे बेकी का बैग मिलता है। तभी उसे दर्द होने लगता है क्योंकि वो घायल थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ वो टीम के उन सोल्जर्स को मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। आगे जाकर एलिस को एक अजीब सा पाउच दिखता है, जिसके अंदर बेकी कैद थी। एलिस उसकी तरफ जाती है और उस मॉन्स्टर के सिर में कई सारी गोलियां मारती है, जिससे वो ढेर हो जाता है। फिर वो बेकी को वहाँ से बाहर निकालती है और वहाँ पड़े कुछ ग्रेनेड्स उठाकर वहाँ से निकल लेती है। नीचे एक अकेला सोल्जर रेड क्वीन को रोक रहा था, क्योंकि वो काफी घायल था। तभी रेन एडा के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने हथियार फेंकने को कहती है, वरना वो उसे मार देगी। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन मरते हुए भी वो एक सोल्जर को मार देता है। दूसरी तरफ एलिस और बेकी आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कई सारे क्लोन्स दिखाई देते हैं। वो जगह थी जहाँ क्लोन्स बनाए जाते थे। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जो अब भी जिंदा था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस उन ग्रेनेड्स की पिन निकालकर वहाँ से ऊपर चली जाती है और वो मॉन्स्टर नीचे ही आते ही ग्रेनेड से फट जाता है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। लूथर और आदमी एलिस के इंतजार लिफ्ट पर कर रहे थे। तभी बॉम्ब का टाइम खत्म हो जाता है और वो फट जाता है, जिससे पूरी अम्ब्रेला की यूनिट तबाह हो जाती है और सारे में पानी भर जाता है। वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जहाँ बीच में उन्हें एलिस मिल जाती है। फिर वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। वो वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी पलट जाती है। ऐसा एक सबमरीन की वजह से हुआ था, जो सतह पर आ गई थी और उसमें से जिल, रेन और एडा थी, जो अब भी उन दोनों के काबू में थी। उनसे लड़ने के लिए रेन ताकत बढ़ाने का सीरम ले लेती है, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। उसके बाद लूथर और वो दूसरा सोल्जर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। साथ ही एलिस जिल से मुकाबला करती है। एलिस जैसे तैसे करके जिल के ऊपर से वो डिवाइस निकाल देती है, जिससे रेड क्वीन उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और जिल पहली जैसी नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ रेन लूथर को मार देती है और उस सोल्जर को काफी घायल कर देती है। वो अब भी बर्फ के ऊपर थे, जिसके नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज थे। उसके बाद एलिस भी रेन से लड़ती है, लेकिन वो उस पर भी भारी पड़ती है। इसीलिए एलिस गोलियां चलाकर नीचे की बर्फ तोड़ देती है, जिससे रेन उसमें गिर जाती है और कई सारे ज़ॉम्बीज उसे खा जाते हैं। एलिस काफी घायल हो चुकी थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो वेस्कर ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए भेजा था। एलिस की जब आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो वेस्कर के पास पहुंचते हैं, तभी वो एलिस को टी वायरस इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो पुरानी जैसी ताकतवर बन जाए। फिर वो उसे बाहर ले जाता है और उन्हें बताता है कि रेड क्वीन सब इंसानों को मारना चाहती है और उसे बंद करना होगा। फिर हम देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के चारों तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज का 6th पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा।